औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम मौजूद हैं अपनी कैफ 3 की क्लास के लिए। और आज है 16 सितंबर 2024। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे, यानी कि पूरा टॉपिक तो नहीं, लेकिन जो हम बिस्मिल्लाह करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है उसका नाम है टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा एंड सोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है। अब आप लोगों के पास स्टडी टेक्स्ट मैंने कल ही अवेलेबल कर दी थी, ठीक है ना। स्टडी टेक्स्ट मैंने कल ही अवेलेबल कर दी थी, क्योंकि मैं आपको यहां पर अनफॉर्चुनेटली घर से रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। ऑल्दो ये बोरिंग टास्क है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी थ्योरेटिकल पेपर को जब एग्जामिन करता है तो उसका 100% फोकस होता है स्टडी टेक्स्ट। और अब आप लोगों के पास ये मौका है कि आप इस स्टडी टेक्स्ट को डे 1 से रीड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली 15 मिनट रीडिंग टाइम अपना फिक्स कर लें कैफ 3 के सब्जेक्ट के लिए, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला भी नहीं आएगा, कोई बर्डन भी नहीं होगा, और चीज़ें हैंड्स ऑन रहेंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि आप डेली 15 मिनट अपने रीडिंग को देंगे, जो कि मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना क्या है। हर हर चैप्टर का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। इस चैप्टर का भी कोई ऑब्जेक्टिव होगा। वो ऑब्जेक्टिव क्या है, आए जरा सबसे पहले उस पर बात करते हैं। जब एक स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ेगा, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस स्टूडेंट को ये बात समझ आ जाएगी कि भाई टाइप्स ऑफ डेटा किसे कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उस प्यारे बच्चे को ये बात समझ आ जाएगी कि कैटेगरी ऑफ डेटा से क्या मतलब है। इसके बाद उस प्यारे बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि सोर्सेस ऑफ डेटा की जब बात आती है तो हम कौन सी सोर्सेस की बात करते हैं। इसके बाद उस बच्चे को ये पता चलेगा कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। फिर आखिरी बात, उस बच्चे को यह समझ आ जाएगी कि एथिकल कंसिडरेशन एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप तमाम प्यारे बच्चे हमारे कैफ 3 के ग्रुप्स पे हैं। और ये कैफ 3 के ग्रुप्स में आप लोग आए कैसे, कि हमने एक पोस्ट लगाई, उस पोस्ट के साथ हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया। तो हमारा यहां पर डेटा को कलेक्ट करने की सोर्स क्या हुई, व्हाट्सएप लिंक। अब आप जब हमारे व्हाट्सएप लिंक के थ्रू इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, तो अब ये जो डेटा हमारे पास आया, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टूडेंट्स की अमानत है। अब इसको कलेक्ट करते वक्त मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा कि इस डेटा का किसी किस्म का मिसयूज ना हो। तो हम यहां पर यह बात समझेंगे कि अगर हम किसी भी सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझना जरूरी है, इस बात पे गौर व फिक्र करना जरूरी है कि आपके जो डेटा है उसका खास ख्याल रखा जाए, किसी किस्म का कोई अनएथिकल इंसिडेंट ना हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नंबर मिसप्लेस हो जाता है तो ये चीज अनएथिकल है। तो आपको या वो इदारे या वो ऑर्गेनाइजेशन जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उनको इस बात को समझना है कि उन्हें इस डेटा की हिफाजत करनी है, क्योंकि डेटा बहुत पर्सनल है और ये डेटा से बहुत कुछ किया जा सकता है। तो लिहाजा ये जो डेटा आपके पास आया है, ये लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है और इस ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना। तो यहां पर आप प्यारे बच्चों को, जब आप चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इन 5 एरिया के अंदर एकदम सॉलिड होना है। समझ आ गई बात? एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताता चलूं कि हमारी बुक्स के अंदर जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपने नोट किया होगा एक चीज होती है जिसको हम यहां पर वर्ड देते हैं ग्लांस। आपने सुना होगा, उम्मीद है। अब ये ग्लांस क्या है? ये ग्लांस कहते हैं ओवरव्यू को। जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना, तो बुक में स्टडी टेक्स्ट हमें पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देती है। उस ओवरव्यू से हमें मदद मिलती है कि हम इस टॉपिक के अंदर किस तरह की बातों को पढ़ने वाले हैं और इन टॉपिक्स को पढ़ के हमें क्या समझ आएगा और हमारा जो लेवल है वो कहां पर पहुंच जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात आपको प्यारे बच्चों? अब जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि भाई इस चैप्टर का ओवरव्यू में अगर आपको तो मैं तवज्जो चाहूंगा, कोई भी बच्चा लिखे नहीं। ये जो आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ये मैं आपके बिहाफ पे लिख रहा हूं। तो आपकी तवज्जो होनी चाहिए समझने में, कोई डिस्ट्रैक्शन के बगैर। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं यह बताना चलूं, अच्छा ये बात आपको ऑलरेडी पता भी है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब की सब किस पे रिलाय करती हैं? वो सब रिलाय करती हैं इंफॉर्मेशन पे। किस पे रिलाय करती हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हासिल करने का, या मैं अगर आपको कहूं कि इंफॉर्मेशन पे ऑर्गेनाइजेशन के रिलाय करने का पर्पस क्या है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर कोई इदारा रिलाय कर रहा है इंफॉर्मेशन पे, तो उसके पीछे का जो पर्पस है वो खालिसतन क्या है? कस्टमर ट्रेंड्स। कस्टमर ट्रेंड्स को पता कर, यानी कि कस्टमर की क्या पसंद चल रही है आजकल। जब मैं बात करता हूं ना कस्टमर ट्रेंड्स की, तो हम यहां कहते हैं कि यार मेरे कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी प्रोडक्ट वो किस टाइम पे ज्यादा खरीदता है, किस प्राइस रेंज की प्रोडक्ट पे उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या वो डिस्काउंट्स के वक्त जब हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं तो क्या उसमें हमारा कस्टमर ज्यादा आता है कि नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, इन कस्टमर ट्रेंड्स को आसान जबान में मैं यहां कहूंगा एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एनालाइज करते हैं। अब सवाल ये आएगा, एक बच्चे के जहन में आ सकता है, सर एनालाइज करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा? तो एनालाइज करने से, यानी कस्टमर ट्रेंड को एनालाइज करने से ऑर्गेनाइजेशन को दो फायदे होंगे। वो दो फायदे क्या हैं? आए जरा देखें। पहला फायदा है कि मुझे कस्टमर की डिमांड का पता चलेगा। कस्टमर की डिमांड का पता चलेगा और उसकी बदौलत जब मैं कस्टमर ट्रेंड को एनालाइज करूंगा तो उसकी वजह से मैं अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। मैं अपने कस्टमर्स को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं। मैंने सी फैब में जो डेटा एनालिटिक्स के मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो ऑडिट फर्म के स्टूडेंट होते हैं और जो मेरे बाकी स्किल कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, मैंने उन तमाम लोगों के लिए क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया।
जिसको हम नाम देते हैं QMS। अच्छा, मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल के जरिए बात समझा रहा हूं ताकि आप ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन और डिमांड को बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो मैं यहां आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमने एक चीज बनाई जिसको हमने नाम दिया QMS, क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अक्सर प्यारे बच्चे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं तो उनका व्हाट्सएप, क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं, तो उनका व्हाट्सएप ऊपर हो जाता है। और आपको भी कभी ये शिकायत आई होगी पास्ट में। तो हमने क्या किया, हमने क्यूरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। और उसको बनाने के बाद हमने उस पोर्टल का एक्सेस बच्चे को दे दिया। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा रात को 2 बजे बैठा हुआ है पढ़ने के लिए और वो सवाल कर रहा है, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि मेरे इस प्यारे बच्चे ने इस टॉपिक के इन एरियाज के सवाल पूछे। अब उससे फायदा क्या होगा कि अगर मैंने उसका जवाब दे दिया है तो वो मेंशन हो जाएगा आंसर्ड, और अगर मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो वो मेंशन होगा अनआंसर्ड। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कितने प्यारे बच्चों को जवाब नहीं दिया। पहला फायदा। दूसरा फायदा, मुझे ये बात समझ एज अ टीचर आने लगेगी कि मैंने जो ये चैप्टर पढ़ाया उस चैप्टर के अंदर कौन सा पोर्शन है जो मेजॉरिटी बच्चे उससे रिलेट सवालात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप प्यारे बच्चों को एनालाइज का वर्ड समझ नहीं आया, तो मेरे पास जितने भी बच्चे इनरोल्ड हैं कैफ फ्री के अंदर वो तमाम बच्चे मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं, सर एनालाइज का मतलब बता दें, एनालाइज का मतलब बता दें। अब बीइंग अ टीचर ये मेरी इंप्रूवमेंट होगी कि मैं अब वापस आपको समझाऊं, या मैं जब आपको वापस ये चैप्टर रिवाइज कराऊं तो मेरा फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? एनालाइज का वर्ड। क्या आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? जरा मुझे चैट पे बता दें। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास एक एक वर्ड है जिसको हम यहां पर यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन। अच्छा, अक्सर बच्चे यहां पर पूछते हैं कि सर इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास 3 तरह की होती है। अच्छा, मैं अभी आपको सिर्फ लिख के बताऊंगा। इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम आने वाले एरिया में आज ही की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन 3 तरीके की आती है। एक कहलाती है स्ट्रक्चर। एक क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर। एक कहलाती है सेमी स्ट्रक्चर, जिसको हम सेमी स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों अनस्ट्रक्चर। तो आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप उसको पता है क्या जवाब देंगे? इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी भी चीज के बारे में उस मालूमात के हासिल करने का नाम है जिसकी बेस पे मैं कोई डिसीजन ले सकूं। रिपीट करेंगे मेरे साथ आप सब? क्या है इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन कहलाती है कि हम किसी चीज से रिलेट वो मालूमात हासिल करें जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो। मिसाल के तौर पे, अब बहुत से प्यारे बच्चे यहाँ पर एमएसओ, जैसे अभी हमारे बहुत से प्यारे बच्चे एमएसओ का पेपर पढ़ना चाहते हैं। अब उनको इस बात से डर है कि सर मैं क्या अभी एडमिशन लूंगा तो क्या मैं न्यू एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पेपर को पढ़ूंगा या ओल्ड एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पेपर को पढ़ूंगा? अब बच्चे को किससे रिलेट इंफॉर्मेशन चाहिए? एमएसओ की जो अप्रोच होगी जनवरी अटेम्प्ट तक वो क्या होगी, एज पर ओल्ड एजुकेशन स्कीम या एज पर न्यू एजुकेशन स्कीम? अगर उस बच्चे के पास ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई कि नहीं आप अभी सुकून से 1 साल वेट करो, 2027 में जाके न्यू एजुकेशन स्कीम इंप्लीमेंट होगी,
अभी तक आपके पास ओल्ड एजुकेशन स्कीम चलेगी, तो मुझे बताओ क्या वो हमारा प्यारा बच्चा इस इंफॉर्मेशन की बेस पे सही डिसीजन ले सकेगा? नहीं ना। तो हम अच्छा, फिर मुझे मुझे एक और मैं एक और सवाल करता हूं आपको। आप एक ऐसे बंदे से इस एजुकेशन स्कीम के बारे में पूछ रहे हो जो आपका क्लास फेलो। अब मुझे बताओ कि आप अपने इस सीए फिटर्निटी के अंदर जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, आप उनकी बात को ज्यादा अहमियत दोगे कि अपने क्लास फेलो की बात को? बताइएगा प्लीज। आप अपने टीचर की बात को अहमियत दोगे। उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि आपको पता है ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, टीचर, वो ज्यादा रिलायबल है। और दूसरी बात का मुझे जवाब दो। अगर आईकैप अपनी न्यू एजुकेशन के इम्प्लीमेंट होने की कोई नोटिफिकेशन देता ही नहीं, ऐसे हवा में बातें होती, तो क्या आप उसकी बात का यकीन कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जब आप हासिल करते हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सोर्स के साथ साथ उसकी ऑथेंटिकिटी भी देखनी पड़ती है। यार ये कहीं रिटर्न में भी है कि नहीं? पता चला उड़ती खबरें आ रही हैं और मैंने डिसीजन ले लिया और मैं बैठा रहा। बात मेरी समझ आ रही है आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या है? तीन तरह की चीजें हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन जो आती है हमारे पास, स्ट्रक्चर आती है, सेमी स्ट्रक्चर आती है, और अनस्ट्रक्चर आती है। क्या ये बात समझ आई? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब होता कुछ यूं है, जब एक स्टूडेंट ये चैप्टर में मैंने जो अभी बातें आपको समझाई ना, जब ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, तो हो सकता है आपके जहन में कुछ सवालात आए। हो सकता है कि आपके जहन में कुछ सवाल आता है। वो सवालात एक स्टूडेंट के क्या हो सकते हैं? आए जरा हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, यानी एक स्टूडेंट के जहन में कौन से सवालात आ सकते हैं? सवाल नंबर एक क्या है? फ्रॉम वेयर ऑर्गेनाइजेशन गैदर the information? फ्रॉम वेयर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई मैं इंफॉर्मेशन हासिल कहां से करूंगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे बच्चे क्या पूछ सकते हैं? वॉट डू माजरत वॉट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, और अनस्ट्रक्चर? सही है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आ सकता है। तीसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों के जहन में क्या आ सकता है? हाउ कैन वी गेट रेलेवेंट insight from the different types of structure? ठीक है। फिर हमारा एक और सवाल हो सकता है, while using or gathering these information
We must ensure the ethical consideration. ठीक है मेरे बच्चों, आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही है? किसी किस्म का कोई यहां पर मसला तो नहीं है? प्लीज मुझे बताएं। मैं चाहता हूं तमाम बच्चे पार्टिसिपेट किया करें। किंजा बेटा जबरदस्त, गुफरान मेरे भाई आप भी बहुत जबरदस्त जवाब दिया, जैनब मेरे बेटे सही है बेटा। बाकी भी जवाब देते हैं, मैं जरा यहाँ नेम रिकॉल कर लूं मेरे बच्चों के। अमान, आमिर, कैलाश, मोहम्मद अवेस। आप भी बेटा पार्टिसिपेट करें। आपका नाम मरियम है, यहाँ पर किंजा लिखा हुआ है। अच्छा भाई, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और। जी मेरा बेटा पूछो। सर आप ये बताएं कि क्या हमारा चैप्टर शुरू हो गया? जवाब है कि अभी चैप्टर, आपकी जो बुक है ना, मैं आपको बुक बताता हूँ सबसे पहले। कैफ थ्री यहां पर आते हैं मेरे बच्चों। मैं आपको सबसे पहले बुक बताता हूँ। अच्छा, मैं मेरा पढ़ाने का तरीकेकार इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद भी है, दुआ भी है कि आप लोगों को पसंद आए। अब आपको मैं बता रहा हूं कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने अभी तक ये जो इतनी मेहनत की ना आप लोगों को समझाने में, वो पता है किस बात को समझाने में मेहनत की? यहां से लेकर यहां तक के पैराग्राफ को समझाने में। समझ आई बात? मैंने ये जो पूरी मेहनत की, इतना कुछ लिखा मेरे बच्चों के लिए, वो मैंने क्यों लिखा? सिर्फ ये पैराग्राफ को ग्लांस को समझाने के लिए। अब मैं आपको रीजन बताता हूं इंशाल्लाह आपको। अच्छा, रीजन भी बताता हूं और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। आपको मैं अगर 5 मिनट दूं, क्योंकि 5 मिनट वुड बी इनफ, 5 मिनट वुड बी इनफ टू रीड दिस पैराग्राफ। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके टीचर के लिए करते हैं कि आप काइंडली इस पैराग्राफ को एक दफा पढ़ें, और पढ़ते हुए क्या आपको मेरी बातें जहन में आ रही हैं जो मैंने अभी की हैं आपसे? प्लीज एक एक्सपेरिमेंट हो जाए, रिक्वेस्ट है मेरी। मैं सिर्फ 5 मिनट देना चाहूंगा ताकि मैं आपको बताऊं कि बुक रीडिंग और टीचर के लेक्चर अगर इस तरह से सिंक हो जाएं, तो आप खुद नोट करें आज क्या बेनिफिट होता है आपको। प्लीज, आपको मैं 5 मिनट देता हूं। मुझे मेरे बच्चे, तमाम बच्चे जो हैं इस क्लास के, वो जवाब देंगे कि उनको समझ आया कि नहीं, और उनको चीजें जहन में आ रही है कि नहीं आ रही।
मेरे बच्चों को समझ आ गया। एक मेरा जिगर का टुकड़ा है मोहम्मद गुफरान, उसको समझ आ गया। क्या मेरे बाकी भाई बच्चों को समझ आया? ये अगर इंट्रो मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गया, अब आप स्ट्रेटेजी सुनो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी स्ट्रेटेजी सुनो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट ये पेपर निकालना है ना, मैं आपसे एक छोटा प्रॉमिस था, बहुत बहुत मामूली सा प्रॉमिस। 1 घंटा डेडिकेट कर दो हमें, कोई भी दिन का 1 घंटा। उस 1 घंटे में, जैसे आप नहीं, वो छोटे बच्चे होते थे, सुबह स्कूल जाते थे, रात में ट्यूशन जाते थे, शाम में ट्यूशन जाते थे। समझ लो ये आपकी स्कूल है, अभी जो आप पढ़ रहे हो वो स्कूल है। शाम में आप ट्यूशन पे आओगे। तो वो ट्यूशन में क्या होता था, जो स्कूल की डायरी में होमवर्क लिखा होता था वो रात में अपन करते थे। तो आज जो हम कर रहे हैं वो आज शाम में अपन वापस से इसको रिवाइज करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, हम भूलेंगे नहीं। थ्योरी के पेपर में सबसे बड़ा मसला क्या आता है, बच्चा भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? कि बच्चा पढ़ता नहीं है। जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, डेली याद नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बच्चा बोलेगा वो नहीं, जबा, वो वाला हाल हो जाएगा। तो जब वो इस तरह का हाल होगा, तो फिर वो बच्चा एट द एंड ऑफ द डे, एग्जाम जब नियर होंगे, तो बच्चा परेशान हो जाएगा। वो बच्चे के पास इतना बड़ा 350 पेज की बुक, और ऐसी बुक जिसके कॉन्सेप्ट को मतलब जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता, रट्टाफिकेशन नहीं लगाई जा सकती, गैस नहीं किया जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये समझ आ गया होगा। तो 1 घंटा मुझे मेरे बच्चों का चाहिए। मैं डेली 2 घंटे की क्लास, और 1 घंटा अपन शाम में, 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो सुभान अल्लाह। जितनी ज्यादा हमारी एफर्ट होगी इस पेपर के लिए, उतना प्यारा रिजल्ट अल्लाह पाक हमें अता फरमाएंगे। चले जी, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब तवज्जो और बढ़ा दें अपनी। अब तवज्जो और बढ़ा दें, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, अब हम चैप्टर में कूद गए। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ओवरव्यू ले लिया, अब हम हो गए चीते। हमें समझ आ गया ओवरव्यू में क्या कहा जा रहा है। अब सबसे पहली चीज जो मेरे एक बच्चे को पता होनी चाहिए, वो क्या है? अगर कोई पूछता है कि यार जरा ये तो बताओ, डेटा क्या चीज है, आज के बाद अगर मेरे बच्चों से कोई पूछेगा ना कि यार जरा बताओ यार, तुम बड़े कैफ 3 के स्टूडेंट हो, डेटा क्या चीज है यार, आप उसको बड़े तसल्ली से बड़ा प्यारा जवाब देंगे, ठहर के। आप बोलोगे किसी भी किस्म का किसी भी किस्म का अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स, नंबर्स, सिंबल और ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन that can be that can be used to learn about something or to make decision। आप प्यारे बच्चों ने सीए में आने का जब डिसीजन लेना था, तो कैसे डिसीजन लिया होगा? आपके जहन में सबसे पहले ख्याल आया होगा कि यार सीए करने के बाद मैं क्या बन सकता हूं। या आप किसी इदारे में ओरिएंटेशन में जब आप गए होंगे मेरे बच्चों, तो वहां के इदारे के लोगों ने आपको ओरिएंटेशन में क्या बताया होगा? आपको सीए की इंपॉर्टेंस बताई होगी, सीए का स्कोप बताया होगा, सीए की अर्निंग कैपेसिटी बताई होगी, सीए का स्टेटस सिंबल बताया होगा, सीए का बिहेवियर बताया होगा,
सीए के लोग जब सीएफओ बनते हैं, वो एटीट्यूड, वो क्लास, वो स्टेटस वो बताया होगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद, और फिर आपने क्या किया होगा, अपने आसपास के अजीजों अकारिब से पूछा होगा, दोस्तों यारों से पूछा होगा, आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट जाके देखा होगा, आपने उन लोगों को की एग्जाम्पल देखी होगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। ये तमाम चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में आपने इंफॉर्मेशन को गैदर किया, और फिर आपने कहा कि मैं अब सीए करना चाहता हूं या चाहती हूं। क्या ऐसा है कि नहीं मेरे बच्चों? सब ने ऐसे ही किया, सब ने। अच्छा, इसमें हो सकता है कि आपके वालिद आपके साथ साथ हो, आपकी वालदा आपके साथ साथ हो, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन आपके साथ साथ हो, वो भी आपके साथ इन तमाम इंफॉर्मेशन को, फॉर एग्जाम्पल आपके वालिद ने बोला कि एक काम करो बेटा, तुम फला इंस्टीट्यूट जाके ओरिएंटेशन लो, मैं फला इंस्टीट्यूट जाके ओरिएंटेशन लाता हूं, फिर हम घर पे आके डिस्कस करेंगे। तो आपका एक डिसीजन लगने के लिए, आपका एक डिसीजन अच्छा होने के लिए, ये डिसीजन क्यों अच्छा करना था? क्योंकि आपकी बाकी की लाइफ उस डिसीजन पे मैटर करती थी। आप इस क्लास कैफ 3 में मेरे पास आए, तो आपने इन क्लासों की ओरिएंटेशन ले रहे हो ना। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं सबमिट कराया, फीस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो अपना ये डिसीजन लेने से पहले कि भाई इस इंसान से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आप क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन गैदर कर। आप जब इस एक चीज, आप कोई भी डिसीजन, फॉर एग्जांपल आप शर्ट खरीदने जाते हो, तो आप क्या करते हो? ऐसी शर्ट देख के ही डमी पे जो शर्ट लगी होती है आप खरीद लेते हो? कभी भी नहीं। आप उससे उतारते हो, आप उससे ट्राई करते हो, मेजर करते हो, कलर देखते हो, फिटिंग देखते हो, मैचिंग देखते हो, इवेंट, जिस इवेंट में पहनना है उस इवेंट का सोचते हो। इतनी तमाम चीजों को इकट्ठा करके जो चीजें इकट्ठा हो रही हैं, वो हमारे पास कहलाती हैं डेटा। उन डेटा को एनालाइज करके कि यार मैं ये शर्ट ले रहा हूं, तो जैसे मैं एक बड़ी घरेलू एग्जांपल है। आप जब शॉपिंग करने जाते हो, तो एक बजट बनाया हुआ होता है कि मैं इतने पैसों के कपड़े लूंगा, वो जो मुझे दावतों में पहनने हैं, इवेंट्स पे पहनने हैं। इतने पैसों के कपड़े लूंगा वो जो मुझे नॉर्मल यूज के लिए पहनने हैं। और इतने पैसों के वो कपड़े लूंगा जो मुझे आ, जैसे पजामा हो गए, ट्राउजर हो गए, जिम वेयर हो गया। ये आप सारी चीज क्या कर रहे हो? आपने अपना डिसीजन लेना है, तो डिसीजन किस बेस पे लिया? ये इंफॉर्मेशन की बेस पे लिया ना। क्या मेरे बच्चों को अब ये बात समझ आती है? ये डेफिनेशन समझ आती है? अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पर टाइप्स ऑफ डेटा है। टाइप्स ऑफ डेटा, जिसको दूसरी जबान में हम कहते हैं डेटा क्लासिफिकेशन। दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? डेटा क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ डेटा को दूसरी जबान में क्या कहते हैं? दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? डेटा क्लासिफिकेशन। जब मैं टाइप्स ऑफ डेटा की बात करता हूं ना, तो मेरे बच्चों मेरे पास दो टाइप्स आती हैं। एक कहलाती है क्वालिटेटिव, और एक कहलाती है क्वांटिटेटिव। रिपीट करेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? डेटा क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ डेटा में दो टाइप्स होती हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा और एक क्वांटिटेटिव डेटा। यहां तक क्लियर है? अब क्वालिटेटिव डेटा को मेरे बच्चों एक और नाम दिया जाता है। हो सकता है एग्जामिनर क्वालिटेटिव डेटा का वर्ड यूज ना करे, वो वर्ड यूज करे डिस्क्रिप्टिव डेटा। वो वर्ड यूज करे डिस्क्रिप्टिव डेटा। समझ आ रही है बात? हो सकता है एग्जामिनर आपको ये ना कहे कि टाइप्स ऑफ डेटा लिखो, वो कहे कि डेटा को क्लासिफाई करो।
अब मेरा बच्चा घूम सकता है, मेरा बच्चा, अबे यार क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा तो नहीं पढ़ा। अब अब मैं आपको बताता हूं कि बुक पढ़ना जरूरी क्यों है। देखो मेरे बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बुक की इंफॉर्मेशन को आसान जबान में आप लोगों के सामने ट्रांसलेट कर रहा हूं। और मैं ट्रांसलेट क्यों कर रहा हूं कि बुक की बात आपको समझ आ जाए। अब अगर आप वापस बुक नहीं पढ़ोगे और आप जस्ट मैंने जो समझाया उस पर रिलाय करोगे, तो मैंने बुक में वर्ड लिखा डेटा क्लासिफिकेशन, उसकी आसान तर्जुमानी करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने क्या कहा, टाइप्स ऑफ डेटा। अब मैंने आपको पूरे लेक्चर में टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में बोला, लेकिन आपने बुक नहीं पढ़ी। सडनली आपके पास एग्जाम में आ गया राइट टू डेटा क्लासिफिकेशन। अब बच्चा परेशान हो सकता है, यार ये तो हमने क्लास में ही नहीं पढ़ा। ये जो चीजें हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने बुक की चीजों को आसान जबान में समझाया, इसलिए कि आप जब बुक अब खुद पढ़ो तो मेरी बातें आपको रिलेट भी करें और आपको बुक की मुश्किल बातें खुद से समझ आने लगे। फोकस पॉइंट समझे हमारा। डिस्क्रिप्टिव डेटा हमारा कहलाता है क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम। क्वांटिटेटिव डेटा हमारा कहलाता है न्यूमेरिकल डेटा। क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल डेटा। तो आज के बाद कोई पूछेगा क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टिव। और आज के बाद कोई पूछेगा क्वांटिटेटिव डेटा का दूसरा नाम, आप बोलेंगे न्यूमेरिक। आज के बाद कोई पूछेगा टाइप्स ऑफ डेटा का दूसरा नाम, तो आप बोलोगे डेटा क्लासिफिकेशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर लिखने जा रहे हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, डिस्क्रिप्टिव हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, जरा समझाओ तो सही। आओ जरा समझते हैं। तो हमने यहां लिखना है, दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट इन नंबर्स, it describes nominal qualities category डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये नंबर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका क्वालिटी से ताल्लुक है, इसका कैरेक्टर से ताल्लुक है। यानी मैं यहां पर इसकी एग्जाम्पल जब लिखूंगा, मैं यहां पर जब इसकी एग्जाम्पल लिखूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा एग्जाम्पल में कि जब मैं यहां कहूंगा कि क्वालिटेटिव डेटा की एग्जाम्पल बताओ, तो आप बता सकते हो सर जेंडर, जैसे मेल एंड फीमेल। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ब्लड टाइप, जैसे मिसाल के तौर पे ब्लड टाइप, ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहां पर कहूं फीडबैक, आप कहीं खाना खाने जाते हो ना,
तो आपसे फीडबैक लिया जाता है कि सर आपको हमारा खाना कैसा लगा। आप बोलते हो यार बेहतरीन खाना था। तो आप या तो कहते हो सेटिस्फाई विद द सर्विस, या तो आप बोलते हो कि भाई अनसेटिस्फाई, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। या फिर आप क्या कहते हो, न्यूट्रल, कि भाई मुनासिब था, ज्यादा अपीलिंग भी नहीं था, ज्यादा खराब भी नहीं। अब मैंने जो आपको ये तीनों बातें कही ना, ये जो मैंने आपके सामने जो मैंने एक छोटी एक लाइन की डेफिनेशन लिखी, क्या लिखी, कि दिस टाइप ऑफ डेटा इज नॉट इन नंबर्स, ये नंबर्स में नहीं होता। ये क्वालिटी को डिफाइन, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये बात करता है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये बात करता है क्वालिटीज की, ये बात करता है कि एक इंसान के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं जो उसको निखारते हैं, जो उसको बेहतर बनाते हैं। तो मैं ये जो आपके सामने लाइन लिखी है उसको मैं थोड़ा सा एक और अंदाज में समराइज करके आप लोगों को बताऊंगा कि आज के बाद अगर आपको ये बात याद रखनी हो कि क्वालिटेटिव डेटा में क्या समझना है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई क्वालिटेटिव डेटा की तीन बातें बताओ, या मैं आपको कहूं कि क्वालिटेटिव डेटा में क्या बात इंपॉर्टेंट है, या मैं आपको ये कहूं कि क्वालिटेटिव डेटा से क्या समझ आया, मैं अगर आपको ये पूछूं कि क्वालिटेटिव डेटा से क्या समझ आया, तो आपका जवाब पता है क्या होना चाहिए? आए जरा देखें। मेरे बच्चों का जवाब होना चाहिए कि सर क्वालिटेटिव डेटा में तीन चीजें होती हैं। क्वालिटेटिव डेटा में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। सर कौन कौन सी? क्वालिटेटिव डेटा की पहली चीज ये होती है कि वो नॉन न्यूमेरिक होता है। उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो नॉन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है। और दूसरी चीज क्या होती है? उसमें हम बात करते हैं क्वालिटीज के हवाले से। फिर हम उसके बारे में बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। अब आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो आप क्या पैसों को देख के जाते हो कि वहां की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्बियंस और वहां का सर्विंग का तरीका ये देख के जाते हो? तो आप अपनी लाइफ में जो डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम लेते हो वो बेस्ड ऑन नंबर्स नहीं, बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जैसे आपके पेरेंट्स से या आपके घर के बड़ों से ये सुना होगा कि चीज थोड़ी महंगी लो लेकिन ओरिजिनल लो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यहां पर वो नंबर्स की बात नहीं कर रहे, वहां वो बात कर रहे हैं क्वालिटी की। क्योंकि अगर ओरिजिनल चीज लोगे तो वो देर पा चलेगी, लॉन्ग चलेगी, ज्यादा चलेगी, ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगी। तो आपको आपके बड़े सिखाते हैं कि हर चीज में नंबर्स को और पैसों को देख के मत डिसीजन लो। बाज दफा आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिटी यू विल गेट बाय यूजिंग इट। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? अच्छा जी। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। अब हमारे पास एक चीज है जिसको हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है। अब क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हमारे पास, हमने इसको क्या बोला, क्वांटिटेटिव डेटा को हमने एक और नाम भी दिया, न्यूमेरिकल डेटा। क्या नाम दिया? न्यूमेरिकल डेटा। इसके हवाले से हम यहां कहते हैं इट कैन बी
काउंटेड और मेजर्ड। ठीक है, इट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। मिसाल के तौर पे, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपको शर्ट कौन से साइज का आता है, आपको शर्ट कौन से साइज का आता है, आपकी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं, ये गाड़ी कितने की है, ये मोबाइल फोन कितने का है। ठीक है, आप जब नंबर्स की बात करते हो, इस क्लास के अंदर कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, हमारे मुल्क में कितने परसेंट लोग अनएजुकेटेड हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 और 70 के दरमियान में है, हमारे ऑफिस में कितने लोग ऐसे हैं जो 25 की और 30 की रेंज में फॉल करते हैं, हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100% अटेंडेंस है, हमारी क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास का हर टेस्ट पास किया है। आईबीए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आईबीए में 1000 बच्चों में से सिर्फ 200 बच्चों को सेलेक्ट किया गया। ये नंबर्स है, ये क्वालिटेटिव है। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? अब मैं अपनी बात को एक और तरीके से समराइज करूं मेरे बच्चों, एक और तरीके से, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आपसे कोई पूछे कि भाई क्वालिटेटिव, मैं अब और आसान कर रहा हूं, और आसान कर रहा हूं, सुन लो। अगर आज के बाद कोई पूछता है कि क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम कितनी बातें पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम कितनी बातें पढ़ते हैं, तो आपने भी थोड़ी देर पहले मेरी बात सुन के बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल डेटा, क्वालिटीज के बारे, माजरत, बहुत माजरत। आपसे कोई पूछता है, अब मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं मेरे बच्चों, ये एग्जाम्पल मेरी समझ गए ना, आपको समझ आ जाएगा कि थ्योरी के पेपर में बच्चों के नंबर कम क्यों आते हैं। मैं अभी जो एग्जाम्पल देने वाला हूं उससे आपको पता चल जाएगा कि थ्योरी के पेपर में नंबर बच्चों के कम क्यों आते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। आप अपने एक स्टूडेंट, दो दोस्त हैं, ठीक है, मेरी एग्जाम्पल अब स्टार्ट हो गई है, बड़े गौर से सुनिए। दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आता है, यार जानी, जरा मुझे समझा दे कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। तो दूसरे दोस्त ने कहा, यार फिक्र क्यों करता है, मैं तेरे को समझाता हूं ना। तो उसने बोला कि देख मेरे प्यारे भाई, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है, क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसमें हम नंबर्स की बात नहीं करते। बोला अच्छा। बोला हम क्वालिटेटिव डेटा में क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एक दोस्त ने जब दूसरे दोस्त से पूछा, यार मुझे क्वालिटेटिव डेटा के बारे में समझा दे, तो उसने बोला, देख मेरी बात सुन, क्वालिटेटिव डेटा को समझने का आसान तरीका बता रहा हूं तुझे। पहला तरीका, उसमें हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा के बारे में बात करते हैं, उसमें हम क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो आपके दूसरे उस दोस्त ने कहा, यार जबरदस्त, तूने तो बड़ा अच्छा समझा दिया, तूने तो बड़ा अच्छा समझा दिया, खुश हो गया वो। तो अगला सवाल किया, यार जानी मुझे एक एग्जाम्पल भी दे दे ताकि और अच्छा समझ आ जाए। तो बोला, यार तेरे को अभी एग्जाम्पल दे देता हूं। तो उसने कहा, देखो जैसे जेंडर में मेल और फीमेल को जब हम बोलते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि मेल ज्यादा सुपीरियर या फीमेल ज्यादा सुपीरियर है, हम कहते हैं दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सा मकाम दिया है। एक सा मकाम का मतलब, किसी जगह पे जो मेल है उसकी तरजीह ज्यादा है और किसी जगह पे फीमेल उसकी तरजीह ज्यादा है। तो अल्लाह ने जब हमें इक्वल बनाया तो हम कौन होते हैं कि हम इसको कहें कि ये जेंडर सुपीरियर है और ये जेंडर
कम है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम कहेंगे मेल और फीमेल जेंडर में। हम जब फीडबैक देते हैं तो हम यहाँ पर नंबर की थोड़ी बात करते हैं, हम यहाँ कहते हैं भाई सेटिस्फाई, बड़ा जबरदस्त मामला रहा, बड़ा अच्छा मामला रहा, आपने सर्विस भी टाइम पे दी, खाना भी बड़ा गर्म था, मसाले भी बड़े सही थे। तो आपके दोस्त ने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त तूने एग्जाम्पल दे दी। क्लिक कर रहे हो बात। अब टेस्ट आया। टेस्ट टेस्ट देने के लिए आपका वो दोस्त जो आपसे समझ के गया था, आपका वो दोस्त जो आपसे समझ के गया था, और आप एक जगह पे, आपका दोस्त बैठा है एक जगह पे, अब आप बैठे हो। सवाल आता है, प्यारे बच्चों तवज्जो तवज्जो, सवाल आता है। सवाल में टीचर पूछता है डिफाइन द क्वालिटेटिव डेटा। दोनों खुश हो गए, क्योंकि इस बंदे ने अभी आपसे समझा था। ऐसे ही है ना, तो इसने फौरन से क्या किया, फौरन से क्या किया, इसने बोला बेहतरीन, मैं अभी जवाब देता हूं। उसने कहा क्वालिटेटिव डेटा दैट कैन नॉट that does not have the numerical data, and in here we talk about, मेरे जुमले नोट करो, मेरे जुमले नोट करो। इन क्वालिटेटिव, दोस्त क्या लिख रहा है, इन क्वालिटेटिव डेटा वी डज नॉट हैव एनी न्यूमेरिकल डेटा, इन हियर वी ओनली डिस्कस अबाउट क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जाम्पल जेंडर मेल एंड फीमेल। रिलेट कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, जवाब दो, जवाब दो, जल्दी जवाब दो। ये दोस्त का यही लिखा होगा, यही दिखा होगा इस दोस्त ने। जवाब दो मेरे बच्चों। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना। आपके उस दोस्त का पेपर गया एग्जामिनर के पास, और आपका पेपर गया एग्जामिनर के पास। आपको मिले 5 आउट ऑफ 5, और आपके दोस्त को मिले 3 आउट ऑफ 5। कैसे, कैसे मिले, कोई मुझे बताएगा। आपको मिले 5 आउट ऑफ 5, आपके दोस्त को मिले 3 आउट ऑफ 5। अब मेरी बात सुनना, मुझे बताओ, मुझे मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपने अपने दोस्त को जिस अंदाज में समझाया, क्या वो अंदाज एग्जामिनर को समझाने के लिए होना चाहिए, हाँ या ना? किंजा बेटा, डेफिनेशन तो टू दी पॉइंट है ना। आपने अपने दोस्त को कुछ गलत तो नहीं बताया, बिल्कुल एक्यूरेट बताया, 100% सही बताया। किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं था आपके समझाने में, और किसी किस्म का मसला ही नहीं था उसके लिखने में। लेकिन आपको 5 आउट ऑफ 5 मिले और उस बच्चे को 3 आउट ऑफ 5 मिले। मसला कहां था? मसला था आपने जिस अल्फाजों का इस्तेमाल करके अपनी बात समझाई, और जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करके आपके दोस्त ने उनको बात समझाई, दोनों का पेपर जब सामने रखा गया तो पता ये चला कि आपने जो अल्फाज यूज किए हैं उससे पता चलता है कि आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़ी है, आपने स्टडी टेक्स्ट पढ़ी है। और इस बच्चे के लिखने के अंदाज से पता चलता है कि इसने जस्ट समझा है, इसने स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी। क्योंकि एग्जामिनर कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसको पता ना हो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उसे तो बिल्कुल 100% आपसे ज्यादा पता है। जब एक इंसान को आपसे ज्यादा पता हो, तो क्या आप उन इंसान के लिए वो अल्फाज यूज करोगे जो इस दोस्त ने किए, या उसके लिए कुछ अलग अल्फाज होने चाहिए? दिल पे हाथ रख के जल्दी से बताओ। अलग होने चाहिए, किंजा मेरे बच्चे ने बोला अलग होने चाहिए। अब देखो क्या होने चाहिए। अब आपके दोस्त ने जो बात लिखी वो कौन सी लिखी थी, वो ये वाली लिखी थी। और आपने पता है इस बात को क्या लिखा, तवज्जो रहेगी। आपने लिखा क्वालिटेटिव डेटा में हम दो बातें करते हैं,
क्वालिटेटिव डेटा में हम दो बातें करते हैं। एक होती है नॉमिनल बातें, नॉमिनल डेटा की बातें, और एक होती है ऑर्डिनल डेटा की बातें। जो बात आपके दोस्त ने एग्जामिनर को लिख के कही ना, ये वाली, वही बात मेरे बच्चे आपने भी कही। लेकिन यहां आपकी बात को जब एग्जामिनर ने पढ़ा ना, उसका दिल खुश हो गया। थ्री इडियट मूवी याद है? उसमें जब वो रेंचो से पूछा जाता है कि मशीन की डेफिनेशन बताओ, तो वो क्या कहता है कि सर जो इंसानी जिंदगी को आसान कर दे वो मशीन है, और उसकी जगह वो साइलेंसर, वो जब बोलता है तो वो क्या बोलता है, बुकिश डेफिनेशन बोलता है, ब्ला 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 करके। तो वो एग्जामिनर, वो जो टीचर होता है, वो क्या कहता है, वाह क्या बात है। याद है वो सीन? असल में वो बुक वाली बात नहीं बताता, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझो ना, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अब आपके सामने, आपने थ्री इडियट देखी है, उस थ्री इडियट में रेंचो जवाब देता है, जब उससे टीचर पूछता है सर मशीन का मतलब वो चीज जो जिंदगी को आसान कर दे, और जो साइलेंसर है वो बड़ा एक इंग्लिश के सेंटेंस बोल के जवाब देता है। लोग समझ रहे हैं कि रेंचो ने बड़ा जबरदस्त काम किया और साइलेंसर ने बड़ा खराब काम। अब इस, देखो, एक जगह पे 6 लिखा हुआ है, ये देखो ये 6 लिखा हुआ है। आप इसको 9 पढ़ोगे, मैं इसको 6 पढ़ूंगा। महाजमीन मेरे बच्चे ने कहा सर, तो सर ये गलत है ना, बुक की बात जरूरी क्यों, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब वही तो समझा रहा हूं, मैं समझा ही ये रहा हूं, ताकि जो बच्चों के जहन में ये शिकायत है ना कि सर बुक की बात एज इट इज थोड़ी लिखेंगे। मुझे जरा एक बात बताओ, मुझे जरा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े बड़े अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं जो बात कह रहा हूं ना, पहले खुद को एनालाइज करना, मेरी बात को समझना, और ये पूरी बात जब समझ जाओगे ना, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भाई थ्योरी में फेल क्यों होते हैं। 2 मिनट के लिए मेरी बात को तवज्जो से सुन लो। एक एजुकेटेड पर्सन और एक लेमैन पर्सन आपस में क्या सेम लेवल की बात करते हैं? जवाब दो हां या ना। नहीं करते, कभी नहीं करते। अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर एजुकेटेड है इस पेपर में कैफ 3 के, हाँ या ना? एग्जामिनर एजुकेटेड है इस पेपर में। आप एज ए स्टूडेंट क्या इस पेपर में एजुकेटेड हो, हाँ या ना? आप कैसे एजुकेटेड हो इस पेपर के, किंजा मेरे बेटे? एग्जामिनर एजुकेटेड है, क्या आप इस पेपर के एजुकेटेड हो? यानी कैफ 3 के पेपर में की एजुकेशन आपने ले ली है? जवाब दे, सारे जवाब दे मेरे बच्चों। पार्टिसिपेट नहीं ली ना? अब मेरी बात सुनना, एग्जामिनर ने लिखी है ऐसी बातें जो बाउंसर आएंगी, जो एजुकेटेड बंदा है। एग्जामिनर की बातों को कौन समझेगा? जिसने इस चैप्टर, देखो मेरी बात सुनो, एग्जैक्टली अनस, जबरदस्त वर्ड यूज किया सर, एग्जामिनर ने प्रोफेशनल टोन यूज की है। एग्जामिनर ने प्रोफेशनल टोन यूज की है। आपको उस सब्जेक्ट की, उस चीज की नॉलेज नहीं है, और आपसे वो प्रोफेशनल तरीके से बात की जाए तो क्या आपको समझ आएगी? नहीं, नहीं आएगी। अब होता क्या है, आपके पास एक आता है ब्रिज, उस ब्रिज का नाम है टीचर, उस ब्रिज का नाम है स्टडी टेक्स।
एग्जामिनर ने अपनी बातें किस तरह कही हैं, स्टडी टेक्स्ट की फॉर्म में। और उस स्टडी टेक्स्ट को समझने में आपको एक हेल्प चाहिए, वो क्या है कि इस प्रोफेशनल बातें को टीचर ट्रांसलेट करके मुझे समझाएगा। लेकिन इसका क्या ये मतलब है कि आप उसके तरीके से बात ही ना करो, या इसका मतलब यह है कि आपने अब उसकी बातों को समझना शुरू कर दिया है, तो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, जब आपका और एग्जामिनर का आमना सामना हो एग्जाम हॉल में, तो क्या आपके अल्फाज अब भी वही होने चाहिए जो 6 महीने 5 महीने पहले थे, या आपके अल्फाज में कोई बेहतरी आनी चाहिए? बताओ। आपके बोलने के तरीकेकार में अब भी वही तरीका होना चाहिए जो 5 महीने पहले एक बच्चे का था, या अब आप उसके उसके लेवल पे तो नहीं आ सकते, लेकिन आपका अंदाजे बयां ऐसा तो हो कि यार वाह, बच्चे ने मेहनत की है, बच्चा तो टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहा है, बच्चा तो जार्गन्स को यूज कर रहा है, बच्चे के अल्फाज ऐसे चुन के लाया है, लगता है कि उसने वो चीजें पढ़ी हैं। अब बेहतरी आने का मतलब क्या है? बेहतरी कैसे लाई जाएगी? बेहतरी लाई जाएगी कि इसने, एग्जामिनर ने जिस टोन में बात की है, सुनना, तवज्जो से सुनना, आपने इसकी टोन को समझा, समझने के बाद जब आपसे ये सवाल करेगा कि भाई बताओ क्वालिटेटिव डेटा की क्या में क्या पढ़ते हैं, तो आपने इसी की बातों को उठा के इसके मुंह पे मारा कि भाई क्वालिटेटिव डेटा में दो बातें पढ़ते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। अब मुझे बताओ, ये जो दो वर्ड यूज किए, नॉमिनल ऑर्डिनल, इसको कहने के बाद क्या इस इंसान को मजीद इन दो वर्ड को समझाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या ये दो वर्ड सुन के समझ जाएगा हाँ भाई जबरदस्त? बताओ। एग्जैक्टली exactly, जैनब मेरा बेटा, एग्जैक्ट पॉइंट बताया आपने। वर्डिंग बुक की होगी, अंदाजे बयां आपका होगा, वर्डिंग बुक की होगी, लेकिन अभी महाजबीन मेरे बच्चे ने कहा ना कि क्या बुक की बात लिखे, नहीं, बुक के वर्ड्स यूज करेंगे। बुक में अगर एक चीज के बारे में एक वर्ड यूज हुआ है तो हम इस बात पे रिलक्टेंट और रिजिड नहीं होंगे कि मैं बुक के वर्ड क्यों लिखूं, मुझे तो कॉन्सेप्ट आते हैं। तो यहां मैंने आपको एक एक पूरा सिनारियो इसीलिए समझाया कि जो एक्सपेक्टेशन गैप बिटवीन एग्जामिनर और स्टूडेंट है, वो यही तो है थ्योरी के अंदर। अब माजबीन मेरा बेटा, आपको बात समझ आया? आप तमाम बच्चों को मेरी बात समझ आई? अब लिखने को तो मैं ये भी लिख सकता हूं, लिखने को तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि क्वालिटेटिव डेटा का मतलब है इट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड। लेकिन एग्जामिनर बोलेगा बाबू मेहनत नहीं की है लड़के ने, हालांकि बात सही कह रहा है। अब मैं क्या करूंगा, शशके वाले वर्ड यूज करूंगा, एग्जामिनर को बोलूंगा रुक जा। एग्जामिनर को हम बोलेंगे भाईजान क्वालिटेटिव डेटा के अंदर, सॉरी क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर हम दो बातों को पढ़ते हैं, हम दो बातों को पढ़ते हैं। एक कहते हैं डिस्क्रीट, और एक कहते हैं कंटिन्यूअस। एक कहते हैं डिस्क्रीट, एक कहते हैं कंटिन्यूअस। अब मैंने जब ये दो बातें कही ना,
एग्जामिनर को पता चल गया कि इस बच्चे को अब और बताने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे का ये वर्ड लिखना इस बात की दलील है कि इसको पता है कि क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम क्या करते हैं। यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ एज एजुकेटेड पर्सन यार। यू मस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ एज एजुकेटेड पर्सन इन एग्जाम हॉल, बिकॉज योर एग्जामिनर मस्ट अवेयर दैट यू वर्क सो हार्ड। एक बच्चा 5 महीने एक किताब को पढ़ रहा है और उसका अंदाजा बयां वैसे ही है जैसे एक अपने क्लास फेलो को समझाने का है। टीचर और स्टूडेंट क्लास में इनफॉर्मल लबो-लहजा यूज करते हैं ताकि ईज पैदा हो जाए, ताकि आसानी के साथ कनेक्टिविटी आ जाए, इंगेजमेंट आ जाए, बात समझ आ जाए। इसका कतन ये मतलब थोड़ी है। अब मिसाल के तौर पे आ, आप ये देखें डॉक्टर की रिपोर्ट्स जो होती हैं, अब डॉक्टर चाहे तो इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजी क्यों यूज करते हैं? वो आसान जबान में भी तो बात कर सकते हैं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी क्यों यूज करते हैं? जब अपने डॉक्टर से बात करते हैं तो वो आसान जबान में बात नहीं करते कि देखें भाई सीनियर सर, ये इसके गुर्दे में फला चीज पाई गई थी तो ये हुआ। वो एक टर्म यूज करता है, इसका मतलब ये अच्छा ये केस है। कैन यू कनेक्ट विथ माई वर्ड्स? समझ आ रहे हैं मेरे बच्चों को? अब सर आपने ये दो चीजें तो लिख दी हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, ये समझाओ भी तो सही। सिर्फ बातें कर रहे हो आप। आओ समझते हैं भाई, आ जाओ, आ जाओ समझते हैं मेरे जिगर के टुकड़ों, आ जाओ। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं ऑर्डिनल। क्या समझेंगे ऑर्डिनल? सबसे पहले क्या है, नॉमिनल है ना। आओ नॉमिनल समझते हैं। अब मैं, अब देखो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। एक एग्जाम्पल से मैं पता है क्या चाह रहा हूं, बुक, बुक है ना, बुक की इंपॉर्टेंस बच्चे को पता चल जाए। अब मैं आपको एक तरीकेकार से समझा रहा हूं, प्लीज टेल मी कि मुझे मेरा ये तरीकेकार एग्जाम में लिखने के लिहाज से सही है कि नहीं। मैं तरीकेकार लिख रहा हूं, मेरा तरीकेकार, मैं नॉमिनल डेटा समझाऊंगा, बेहतरीन समझाऊंगा, समझ आएगा, लेकिन मुझे बताना है कि मेरा तरीकेकार ठीक है कि नहीं। नॉमिनल डेटा के बारे में मैंने क्या लिखा, ये वो चीजें हैं जो ग्रुप में डिवाइड करती हैं। एग्जाम्पल, जेंडर, एग्जाम्पल, मैरिटल स्टेटस, एग्जाम्पल, ब्लड टाइप। क्या मेरा ये तरीका समझाने का सही है? किंजा मेरे बेटे ने कहा नो। क्या गलती है? क्या बात समझ नहीं आई? बात समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ। जैनब कह रही है कि मेरी बात ही समझ नहीं आई।
अब मुझे है ना मिक्स कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। कोई मेरा बच्चा कह रहा है सर आपकी बात ही समझ नहीं आई। कोई कह रहा है सर बात समझ आई लेकिन अंदाजे बयां गलत था। कोई कह रहा है सर बात समझ आ गई आपको वोकेबलरी अच्छी। मिक्स मिक्स फीडबैक है ना, मिक्स रिजल्ट है ना आप सबके। जो आप ही बच्चे हैं और मैं वही टीचर हूं जिसकी अभी बात थोड़ी देर पहले समझ आ रही थी। लेकिन जैसे मैंने अपने अंदाजे बयां का लिखने में जस्ट चेंज किया तो आप ही बच्चों के कमेंट चेंज हो गए। अब मुझे बताओ, मैं अगर ये लबो लहजा इस्तेमाल करता रहूं पूरे 2 घंटे की क्लास में, तो आप मेरी क्लास को थम्स अप दोगे या थम्स डाउन दोगे? आप मेरी क्लास से खुश होगे या आप बोलोगे यार क्या सर का दर्द बन गया, पता नहीं क्या लिख रहा था? रीजन, मेरे बच्चों रीजन क्या है? मुझे लग रहा है कि मैं तो बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। मुझे क्या लग रहा है? मैं तो बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूं, लेकिन वही आसान अल्फाज मेरे बच्चों को समझने में मुश्किल ला रहा है। क्लियर हो गई वो बात? सबकी बात समझ आ रही है? मेरे लिए ये अंदाज जो मैंने इख्तियार किया बताने का, ये बेस्ट लग रहा है। इससे ज्यादा बेस्ट तरीकेकार ही नहीं हो सकता। लेकिन वही तरीका मेरे बच्चे क्या कह रहे हैं, सर क्या लिख रहे हो, सर मजाक कर रहे हो क्या, पढ़ा लो ना यार। अब आप जब एग्जाम में ड्राफ्टिंग करते हो तो आप अपने माइंड में जवाब लिखते होते हो, क्या समझाया है मैंने अपनी बात को इतने आसान तरीके से। एग्जामिनर तो मेरी बात सुन के मेरे को घर आके चूम के जाएगा। फिर आप जब अपने एग्जाम का रिजल्ट देखते हो तो पता चलता है अबे इसी में इसने 0 मार्क्स दे दिया। अब आप बोलते हो एग्जामिनर अल्लाह माफ करे, कोई गलत आदमी है। मैंने तो इतनी आसान अल्फाज में उसको समझाया था, जाहिल को बात ही समझ नहीं आई। क्या मैं कोई बात गलत कह रहा हूं यहाँ? महाजबीन मेरा बेटा, वेरी गुड। अनस मेरी जान बहुत जबरदस्त बात कही। आमिर, तो मेरी बात सुनो मेरे बच्चों, ड्राफ्टिंग यहां सीखनी है। जो डेली का 1 घंटा लगेगा ना वो यहां लगाएंगे हम ड्राफ्टिंग का। मैं अपने थ्योरी में सबसे बड़ी गलती यही करता हूं एज ए स्टूडेंट, कि मैं कहता हूं कि भाई मैंने जो लिखा है ना एग्जाम में जानी, तू अगर पढ़ ले तो कभी तू भूलेगा नहीं। क्या आसान वर्ड यूज किया है मैंने, एग्जामिनर की रूह कांप जाएगी ऐसा वर्ड यूज किया है। और एग्जामिनर जब तुम्हारे जवाब को पढ़ता है उसकी हट जाती है तुम्हारे जवाब को पढ़ के। अबे कहना क्या चाहते हो, वही वाला एक्सप्रेशन होता है। साफ साफ बोलो ना। क्यों? मैंने समझा ओहो क्या जवाब लिखा। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक द स्टूडेंट डन इन देयर ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग की देखो, आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो अभी लॉ पढ़ रहे होंगे, पढ़ने वाले होंगे। अभी आपका ड्राफ्टिंग का पेपर आएगा। तो मेरे बच्चों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहां जो चीजें बता रहा हूं वो हर ड्राफ्टिंग पे अप्लाई करना है। जितना लिखो। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात बताता हूं। हमारे यहां पर हर इंग्लिश का अल्लाह हाफिज है, हम सबकी इंग्लिश का अल्लाह हाफिज है। हम इंग्लिश लिखते हैं जिसमें हमारे पास कुछ बकेट्स होते हैं, बकेट्स। एक में ऑफ का बकेट है, ऑफ है ना, ऑफ। एक में द का बकेट है, एक में बिकॉज का बकेट है, एक में बाय द वे का बकेट है, एक में ड्यू टू का बकेट है। ये सब डाल के ना हम अपना जवाब लिख देते हैं। एक ग्रामर, एक ही चीज, अबे इतनी इस्तेमाल करोगे? सो दैट्स व्हाई आई इट इज कॉल्ड दिस, बिकॉज ऑफ दैट हाउ यू कैन। अबे भाई, पढ़ा क्यों कर रहा है?
फड्डा क्यों कर रहा है? आसान अल्फाज यूज कर, तमीज के यूज कर, लिखने का अंदाज यूज कर। अब मैं ये अपने जुमले को, ये जो मैंने वर्ड, ये पूरी लाइन लिखी है। अब अच्छा मेरी बात सुनना। मैं इस एक एग्जाम्पल से आपको खुद अपने आप को ड्राफ्टिंग पे इंप्रूव कैसे करना है और हम क्या करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या तैयार हो? रेडी हो? रेडी हो? जल्दी बताओ, मैं अभी समझाने लगा हूं। अब ये वो तरीकेकार है जो एज अ स्टूडेंट मैंने यूज किया। मुझसे सवाल पूछा जाता है, डिफाइंड नॉमिनल डेटा। डिफाइंड नॉमिनल डेटा। अब मैंने क्या किया, मेरे को टीचर ने, मेरे दोस्त ने समझाया था कि ऐसा डेटा जो ग्रुप्स में डिवाइड हो सके, ऐसा डेटा जो ग्रुप्स में डिवाइड हो सके, उसे हम कहते हैं नॉमिनल डेटा। या आपके टीचर ने आसान अल्फाज को समझाने के लिए आसान अल्फाज में ये बात समझाई, आसान अल्फाज में ये बात समझाई। अच्छा, अब हुआ कुछ ये कि आपने क्या किया, आपके पास जब आया, आपके पास जब जवाब आया, आपने इसी अल्फाज को ना इंग्लिश में तर्जुमा कर दिया, जो अक्सर बच्चे करते हैं। झूठ नहीं बोलना, अल्लाह देख रहा है। ऐसे ही करते हो कि नहीं? उर्दू का इंग्लिश में तर्जुमा करते हो कि नहीं करते? सच्ची सच्ची बताना। मोस्टली क्या यही करते हो? अब करते कैसे सुनना। अब बच्चा क्या देखेगा? बच्चा लिखेगा, बच्चा लिखेगा। अब बच्चा क्या लिखेगा? यानी मैं ही स्टूडेंट, मैं ही वो बच्चा हूं। अब मैं इसको तर्जुमा करूंगा, मैं इसका ट्रांसलेटर बन जाऊंगा। अच्छा, मेरे जहन में पता है मैं इसका ट्रांसलेटर क्यों बन रहा हूं? क्योंकि मैं एग्जामिनर को समझ रहा हूं, अबे यार इसको कहाँ इंग्लिश आती है गरीब आदमी को, इसको मैंने समझाना है, ये जाहिल है। मैं ये तस्वुर करके लिख रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट ये तस्वुर, एग्जामिनर जाहिल है, मैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। वाह। अब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं। अब मैं इसको लिख रहा हूं, अब मैं इसे लिख रहा हूं। द थिंग्स वी कैन डिवाइड इन ग्रुप्स आर नोन एज, या मैं इसको इस तरह लिख दूं, इज नोन एज नॉमिनल डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर, ब्लड टाइप, मैरिटल स्टेटस। और ये मैंने जवाब लिखा और मैंने एग्जामिनर को बोला पढ़ ले जाहिल, पढ़ ले। एग्जामिनर का थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी जिंदगी में आए। मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, मुझे तो उर्दू भी नहीं आती थी, मुझे तो पता ही नहीं था नॉमिनल डेटा कैसे कहते हैं। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बताया कि द थिंग्स वी कैन डिवाइड इन ग्रुप्स इज नोन एज नॉमिनल डेटा। कितनी वही बात को इंग्लिश में कर दिया। मुझे बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, ये जो मैंने अभी जवाब लिखा है, क्या ये मोस्टली बच्चे इसी तरह से लिखते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। अब मुझे एक बात अब मुझे एक बात बताओ,
अब एग्जाम, अगर तुम एग्जामिनर होते, तुम्हें कसम है, अगर तुम एग्जामिनर होते और तुम ये जवाब देखते, तुम उस बंदे का कत्ल करने का दिल करता कि नहीं करता? सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, अल्लाह देख रहा है। दिल करता ना उसको जान से मार दूं या उसको मैं लटका दूं कहीं चौक पे। उसके इस जवाब पे तुम कितने मार्क्स देते उसको? फुल मार्क्स देते। तुम बोलते यार इसको मैं 0.5 दे के कटाता हूं, क्योंकि इसने फिर सीए स्टार में जाके मुझे ही गालियां देनी है, लेकिन अपनी गलतियां तो देखनी नहीं है। इसने सीए स्टार में जाके अपना सर पटकना है और वहां पर रोना गाना है कि एग्जामिनर ने मेरे साथ ज्यादती कर ली, एग्जामिनर को खुदा का खौफ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैंने इतनी मुश्किल से फीस भरी थी, मैंने तो 4 महीने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था? ऐसे पढ़ा था? है मेरे प्यारे बच्चों, आप फैसला करो। अब मैं रेड पेन से उसके आंसर का कत्ल कर देता, आमिर ने कहा कि मैं तो रेड पेन से उसके आंसर अब मुझे बताओ, ये जवाब लिखने के बाद एग्जामिनर तुम्हें अगर कम मार्क्स दे रहा है और सीए स्टार सीए मुर्शिद पे जाके तुम कह रहे हो हाय हाय मैं मर गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, अब बताओ गलती किसकी है? जवाब दो ना, कुछ ज्यादा मैंने फिल्टर लेस बातें कर दी क्या? कुछ ज्यादा मैंने सच्चाई वाली बातें कर दी क्या? देखो सारा पॉइंट क्या है समझाने का, ये मैं तफरी नहीं कर रहा, ये मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूं भाई। ये वो बात है जिसका एहसास हमें हो नहीं रहा, और हम करे जा रहे हैं, और हम लेबल लगाए जा रहे हैं, ब्लेम लगाए जा रहे हैं, और अपने आप को। अब तरीका देखें, एक तरीका देखें, अब तरीका देखते हैं। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है नॉमिनल डेटा, अब आप क्या कह रहे हैं? दिस टाइप ऑफ डेटा, थोड़ा सोच के, क्या बता रहा है इस डेटा से मुझे क्या मिलता है? अच्छा, मैं वर्ड यूज करता हूं रिप्रेजेंट। अब यहां पर ये भी लिख सकते थे शोज, लिख सकते थे ना शोज। बच्चे क्या करते हैं, उस टाइम पे रिप्रेजेंट का वर्ड जहन में नहीं आ रहा होता, तो शोज का वर्ड लिख देते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा शोज, शोज का वर्ड और रिप्रेजेंट का वर्ड ज्यादा प्रोफेशनल कौन सा है? तो यहां पर मैंने शोज की जगह क्या लिखा? रिप्रेजेंट। अच्छा, यहां पर मेरे जिगर के टुकड़ों लिखा था वर्ड, यहां था, यहां वर्ड लिखा था डिवाइड। यार डिवाइड का वर्ड ज्यादा बेहतर है, या मैं एक वर्ड लिखूं कैटेगराइज? क्या बेहतर है मेरे बच्चों, बताओ? शाबाश। क्योंकि डिवाइड का जो वर्ड होता है ना वो नंबर्स के साथ जुड़ा जाता है, कैटेगराइज का वर्ड हमेशा क्वालिटीज के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के साथ जोड़ा जाता है।
लेट्स कैटेगराइज द स्टूडेंट फीडबैक। हम कभी भी ये नहीं कहते लेट्स डिवाइड द स्टूडेंट फीडबैक, ऐसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? लेट्स डिवाइड द स्टूडेंट फीडबैक बिटवीन एक्सीलेंट, एवरेज एंड पुअर। वी नेवर सेड लेट्स डिवाइड द स्टूडेंट फीडबैक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर हमने लिखा, अच्छा हमने क्या लिखा था? हमने जब नॉमिनल डेटा समझा, हमने कहा कि भाई नॉमिनल डेटा ऐसा डेटा होता है जिसमें हम जिसमें हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा की बात करते हैं, और यहां हम बात करते हैं क्वालिटीज की और कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मैं यहां लिखूंगा, हम इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं विदाउट एनी रैंकिंग। मैं ये तो नहीं कह सकता ना 1 2 3 4 की बेस पे तो रैंक नहीं करता, मैं तो लेबल की बेस पे रैंकिंग करता हूं। जैसे मैंने अभी कहा, जेंडर में मेल और फीमेल, ब्लड टाइप में मैंने कहा ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव। अब मैं इसको कैटेगराइज तो नहीं करता ना कि आला किस्म का खून, पहले नंबर पे जो इंसानी खून है वो ए पॉजिटिव है, ऐसा कभी कहता हूं मैं? इंसानों के खून में सबसे गंदा खून बी पॉजिटिव है, ऐसा कौन कहता है भाई? अब मुझे बताओ कि ये जो अब मैंने तरीकेकार इख्तियार किया, ये जो मैंने लिखा, ये तरीकेकार जो मैंने आपके सामने लिखा, इस तरीकेकार में ज्यादा बड़ी बात, देखो तरीकेकार मेरा ये भी था, तरीकेकार मेरा ये भी था, और तरीकेकार मेरा ये भी था। एक बच्चा आज की क्लास में अगर समझता है नॉमिनल डेटा क्या है, और वो इस तरह से समझ जाए मेरी बात को, और फिर वो इस तरह से मेरी बात को कन्वर्ट करने वाला बन जाए, तो खुदारा वो ये ना समझे कि उसको ड्राफ्टिंग आ गई। क्योंकि ड्राफ्टिंग का जो मयार है ना, वो ये है। किंजा मेरे बेटे, आपने जब भी कहा कि आपको तो समझ ही नहीं आया, कि अब आपको समझ आ गया कि आपको हम गलती क्या करते हैं? तो ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ना इंपॉर्टेंट। अब मेरा बच्चा, तमाम बच्चा जो मेरे पास यहाँ पढ़ रहा है, वो किस पे ज्यादा फोकस करें? कॉन्सेप्ट, और उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, कॉन्सेप्ट उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, कॉन्सेप्ट उसको ड्राफ्ट कैसे करना है, अल्फाज को कैसे चूज करना है, क्या वर्ड यूज करना है। क्या हम आगे बढ़े? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बोरिंग ना लगी हो। ऑर्डिनली, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। अच्छा मैं ना, मैं
आपको इसकी एक वीडियो भेजूंगा, मेरी अपनी वीडियो है जिसमें मैंने पूरा समझाया है, ग्राफ की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में समझाया है। 5 मिनट के अंदर ये सारा नॉमिनल और ऑर्डिनल का जो जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हारे जहनों में ऐसा बढ़ जाएगा ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा। इस क्लास के बाद मैं वो भेज दूंगा। 5 मिनट अगर तुम ईमानदारी से लगा दो इस वीडियो पे, तुम्हारी आज की क्लास का जो ये वो एरिया है वो तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। और मैंने भेजा हुआ भी है, लेकिन मैं वापस भी भेज दूंगा। अच्छा, यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट, ठीक है, कैटेगरीज बट these categories these categories have a meaningful order या फिर रैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब है कि अगर आप से कोई पूछता है बेटा कितना पढ़े हुए हो, तो आप उसको क्या बोलोगे कि सर मैंने मैट्रिक भी किया है, मैंने इंटर भी किया है, मैंने ग्रेजुएशन भी की है, और मैंने मास्टर भी किया, ऐसे बोलोगे? आप क्या बोलोगे? सर मैं बैचलर्स कर चुका हूं। तो ये ऑब्वियस है ना कि मैट्रिक और ओ लेवल्स और ए लेवल्स और इंटरमीडिएट के बाद ही ग्रेजुएशन होती है। ऐसा तो नहीं है कि पहले बच्चों को ग्रेजुएशन कराई जाती है, फिर बच्चे को इंटरमीडिएट कराया जाता है, फिर मैट्रिक कराया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे होटल पे गए खाना खाने, फीडबैक लिया आपसे, सर आपको खाना कैसा लगा, आपको खाना कैसा लगा, आपने कहा सर खाना जो था ना वो, फीडबैक में यहां लिख रहा हूं, खाना जो था ना वो न्यूट्रल था। अब ये रैंकिंग कौन सी है, टॉप या बॉटम या बीच में? आप कहोगे बीच में, ना ज्यादा अच्छा लगा ना ज्यादा बुरा लगा। रैंकिंग आपने खुद नहीं दी है, रैंकिंग आपने खुद नहीं दी है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये जो कैटेगरी है, न्यूट्रल कहना, फीडबैक के अंदर न्यूट्रल का कह देना, इस बात की अलामत है ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा। आपने जैसे पढ़ाई में कह दिया सर मैंने मास्टर किया है, तो उसको पता है, जिसने ये सवाल किया उसको ये बात पता है कि आपकी करंट या लास्ट रैंकिंग पे आने वाली एकेडमिकल सर्टिफिकेशन या क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर्स। उसे अब ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपकी थर्ड कैटेगरी में बैचलर्स आ रहा होगा, सेकंड कैटेगरी में इंटरमीडिएट आ रहा होगा, फर्स्ट कैटेगरी में आपने मैट्रिक किया होगा। उसने लास्ट कैटेगरी को सुन के वो इतनी मीनिंगफुल थी कि इसके पीछे की कैटेगरी ऑटोमेटिकली उसने क्या कर ली, सीक्वेंस कर ली। अगर फीडबैक मिलता है यार मजे का नहीं था खाना, तो उसे पता है कि उसकी ये जो अनसेटिस्फाइंग फीडबैक जो मिला ये सबसे ज्यादा डाउन मिला है। समझ आ रही बात आपको? यहां पर हम रैंकिंग खुद नहीं करते। जैसे मैंने कहा जेंडर में मेल फीमेल कौन प्रायोरिटी करता है, कोई भी प्रायोरिटी नहीं करता भाई। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ ये फीमेल है या ये मेल है तो ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी, नहीं ऐसा नहीं है। कभी ये जेंडर की बेस पे, मैं कभी ब्लड ग्रुप की बेस पे, मैं कभी मैरिटल स्टेटस की बेस पे ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैरिड लोग ज्यादा खुश हैं। कोई सिंगल कहेगा मैं ज्यादा खुश हूं।
तो हम कभी भी कैटेगराइज करते हैं तो कुछ कैटेगरी में रैंकिंग शामिल नहीं होती, लेकिन कुछ कैटेगरी हमारी ऐसी है जिसमें हम जब जो बात कहते हैं, जब चीज को कैटेगराइज करते हैं, तो कैटेगराइज करते वक्त हम जो बात कहते हैं वो रैंकिंग पे आ जाती है। यार क्या फास्ट बॉल चलाई, एक्सीलेंट, इसका मतलब उसका फीडबैक टॉप ऑफ द क्लास है। अब मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं एक्सीलेंट को बॉटम पे रखूं, मिड पे रखूं या टॉप पे रखूं, आपको खुद पता है ये ऊपर ही रहेगा। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा जी। अब हमारे पास एंड के 15 मिनट है, और ऑर्डिनल की एक और एग्जांपल दे दूं, अभी दे देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ने कभी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदा है? माँ जमीन मेरा बच्चा, आपने कभी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदा है, या कभी फूड पैंडा से कुछ ठूसने के लिए मंगाया है? आप देखना एंड में वो आपको बोलेगा रेटिंग दे दो अल्लाह के नाम पे। कभी रेटिंग मांगी है? किसी ई कॉमर्स वेबसाइट ने आपसे रैंकिंग आज तक मांगी ही नहीं है। फूड पैंडा जब प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है ना, वो एक रैंकिंग देता है। इन ड्राइवर वाला भी एक रैंकिंग देता है, बाइकिया वाला भी रैंकिंग देता है, उबर वाला भी रैंकिंग, हर बंदे रैंकिंग। वो मांगते हैं, हम देते नहीं है। तो तुम जो नहीं देते ना, वो ऑर्डिनली डेटा नहीं देते उसको। आज के बाद जब पूछे ना कि फूड पैंडा बोले कि भाई यार तुमने रेटिंग नहीं दी, उसको ये बोलना मैंने ऑर्डिनल डेटा नहीं दिया तुम्हें। क्योंकि अगर मैं यहां बता देता कि तुझे 5 स्टार मिले, तो मैं तेरी परफॉर्मेंस को बोलता वेल डन और कैटेगराइज कर देता। समझ आ रही है बात? हाँ जी। अभी जिसने पूछा था, क्या उसको मेरी बात का अपनी बात समझ आ गई? माजबीन मेरा बच्चा, क्लियर है? अब जाते जाते हम एक छोटा सा काम करेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे ये पैराग्राफ पढ़ के बताओ। यहां से लेकर यहां तक मुझे पैराग्राफ पढ़ के बताओ कि आप जब ये पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो क्या आपको मेरा लेक्चर पढ़ाया हुआ सामने आ रहा है?
जब रीड कर लो तो मुझे बताना। अनस कह रहा है कि नो सर, रिलेट नहीं कर पा रहे। अनस मेरे बेटे, क्या रिलेट नहीं कर पा रहे? यहां पर क्या लिखा हुआ है? डेटा रेफर टू रॉ फैक्ट्स, फिगर और डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिसर्च। इट टेक मैनी फॉर्म्स सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज। क्या मेरे प्यारे बेटे, मैंने ये बात यहां नहीं कही? बताएं मेरा बेटा। आपने नॉमिनल से ज्वाइन किया था, हाँ ये मसला है ना। बहरहाल, जो बच्चे शुरू से मेरे साथ हैं, क्या वो जब ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो मेरी बात को बिल्कुल अब वो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा, एक और ट्राई लेते हैं, एक और ट्राई लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक पढ़ के दिखाओ। सारे बच्चे, हाँ। जैनब मेरा बच्चा बोल रही आ रहा है। माँ जमीन बोल रही है। बाकी और बताएं मेरे बच्चों। अच्छा भाई। बाकी बच्चों का जवाब नहीं आ रहा भाई। अपना आमिर। अच्छा, एक और ट्राई लेते हैं, एक और ट्राई। एक और ट्राई। ये जो हमने पढ़ा अभी, ये वाला एरिया, ये वाला भी पढ़ लो। आमिर अल्हम्दुलिल्लाह, सब क्लियर हो रहा है। लेक्चर लेने के बाद जब बुक पढ़ रहे हो, बातें मैच विजुलाइज कर पा रहे हो। इंटरवल का मतलब होता है गैप, ब्रेक, पॉज, स्टॉप। इंटरवल का आपने कभी सुना है? मूवी के दरमियान इंटरवल आता है। वो क्या होता है कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाने के पहले बीच में क्या लेते हैं? एक ब्रेक लेते हैं। ये वो है। अनस कह रहे हैं लेकिन सर ऑर्डिनल को दोबारा बता दें, ऐसे वही वर्ड्स है जो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दी लेक्चर में। अनस मेरे बच्चे, देखो मैं आपको और सबको बात समझाता हूँ। ऑर्डिनल डेटा एक ऐसा डेटा, देखो सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा है क्या?
क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होता है कि मैं किसी इंसान की पसंद नापसंद, किसी इंसान की क्वालिटी, किसी इंसान की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के ऑब्जर्व करता हूं कि ये कितना अच्छा इंसान है, ये गुस्से का तेज है, ये बदतमीज है, ये लॉयल है, ये ऑनेस्ट है, ये सच्चा है, ये पढ़ाकू है, ये टोपीबाज है, ऑब्जर्वेशन की बेस पे। अब आपने ये बात तो समझ ली कि भाई क्वालिटेटिव डेटा क्या है। अब उसकी दो किस्में, एक नॉमिनल एक ऑर्डिनल। नॉमिनल में क्या होता है कि हम किसी डेटा को कोई लेबल तो देते हैं, लेकिन हम उसको कोई 1 2 3 की रैंकिंग में नहीं ला सकते कि कौन सबसे आला, कौन इसके बाद, कौन इसके बाद। जैसे कि बताया गया जेंडर, भाई जेंडर में मेल को पहले नंबर पे क्यों होना चाहिए, फीमेल को क्यों नहीं होना चाहिए, ये डिबेटेबल है। और ये डिबेट सबसे फजूल तरीन डिबेट है। तो मैं लेबल नहीं दे, अब मैं बोलूं भाई बी पॉजिटिव दुनिया का सबसे आला खून है, अबे भाई क्या पी के देखा है क्या? एक चोर है उसका बी पॉजिटिव है, अब मैं कहूंगा बड़ा आला खून इसके जिस्म पे है लेकिन ये चोर है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं इसको लेबल नहीं दे सकता, सॉरी रैंकिंग नहीं दे सकता, लेकिन ऑर्डिनल में मैं रैंकिंग दे सकता हूं। अमेजिंग प्रोडक्ट मतलब मैंने बेहतरीन रैंकिंग दे दी। एक्सीलेंट सर्विस मैंने रैंकिंग दे दी। मैंने अभी मास्टर्स किया है, तो अब मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये मैंने पहले किया है बाद में किया है? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि मैट्रिक पहले किया है या बाद में किया है? अरे भाई जब मास्टर किया है तो मैट्रिक पहले किया होगा, इंटर उसके बाद किया होगा, ग्रेजुएशन उसके बाद किया होगा, तभी तो मास्टर में पहुंचे हो। अब मेरी बात समझे मेरे चंदा को? यही तो मेरा प्यारा बेटा मैं बता रहा हूं कि मैं जब उनको रैंकिंग कर रहा हूं ना, तो मैं उनके दरमियान में कोई कोई कंटिन्यूटी नहीं लेके आ सकता। कि मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो ये कहता है कि मैंने किया था 2016 के अंदर ग्रेजुएशन और आज है 2024, मैंने किया है आज मास्टर। तो मैं ये तो नहीं, या मैं मास्टर कर रहा हूं, तो क्या मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मास्टर स्टूडेंट हूं? कह सकता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं मास्टर कर चुका हूं? नहीं कह सकता। कर रहा हूं कह सकता हूं, कर चुका हूं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह कि भाई मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली है। अब ये जो एक पूरा जो टाइम है ना, टाइम फ्रेम, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि इतने टाइम के बाद ही मैं अपने मास्टर को कर लूं। मैंने बैचलर्स किया, 6 7 साल हो गए, अब मुझे टाइम मिला मैंने मास्टर्स किया। अब मेरी बात समझे मेरे बेटे? मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे, बिल्कुल सही कहा। तो आज की क्लास में हमने दो काम किए, हमने ग्लांस पढ़ा, समझा, इसे रीड भी कर लिया, क्लास में रीड कर लिया, फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा, और मैंने आपको रीड भी करा दिया,
यानी आज की क्लास में जो पढ़ा वो मेरे बच्चों ने रीड भी कर लिया। तो रीडिंग भी कंप्लीट। और इवनिंग में क्लास पता है क्या होगी? इवनिंग की क्लास होगी कि मैं आपको, वो क्लास नहीं होगी, वो जस्ट हमारी एक व्हाट्सएप चैटिंग होगी। मैं हर क्लास के बाद उस क्लास की एक छोटी समरी बनाने की कोशिश करूंगा। वो छोटी समरी बेस करेगी, जैसे मेरे 2 घंटे का लेक्चर है और मेरी कोशिश थी कि मैं कोई ऐसी फजूल बात ना करूं कि जिससे हमारे टॉपिक से हट के हम चले जाएं। तो मैंने जो एग्जाम्पल भी दी वो ड्राफ्टिंग से रिलेट, पढ़ाई, पेपर ओरिएंटेड। मैंने कहा मेरा ख्याल है कि मैं अब डेली बेसिस पे आपको दो दो तीन तीन वोकेबलरी याद करने के लिए दूं कि बेटा जरा ये याद कर लो। समरी बना के दे दूं, बेटा इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है, इस वर्ड का मतलब ये है। और आप लोग मुझे वादा करो, आप लोग मुझसे जितना अब देखो, अनस हमारा एक बच्चा है, उसने बेहतरीन सवालात पूछे। तो आप लोग भी कोशिश करोगे कि जितने सवाल पूछ सकते हो पूछो, क्योंकि जितना माइंड क्लियर होगा, डाउट्स क्लियर होंगे उतना। और आज का एक सबसे बड़ा काम दे देता हूं मैं। जो पढ़ा है उसे अपने अल्फाज में लिख के जरा मुझे भेजना है आपने। आज से ड्राफ्टिंग शुरू हो गई। ड्राफ्टिंग के लिए कोई पास पेपर वास पेपर तो जब आएंगे आज से जो पढ़ा, आराम सुकून से ड्राफ्टिंग करो। पेन को सही इस्तेमाल करो। टाइम देखो कि मैं इतने टाइम में ड्राफ्टिंग लिख रहा हूं। ट्राई करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अपने जवाब, लिखे हुए जवाब को 10 दफा पढ़ो, और 10 दफा पढ़ो। वर्ड यूज कर रहा हूं अनस, इंटरवल पे, ब्रेक ले लेके। अभी फौरन पढ़ा, लिखने के बाद फौरन पढ़ लिया, ओ हाँ ये तो समझ आ रहा है। तुम अपने जवाब को आधे घंटे के बाद पढ़ो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। अपने जवाब को 2 घंटे के बाद करो, तुम्हें जहर लगने लगेगा जवाब। और अपने ही जवाब को रात में पढ़ो, तुम कहोगे मैं मार दूंगा इस बंदे को अगर जिसने जवाब लिखा है। ये तुम ही हो। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं रजिस्टर्ड ग्रुप। आमिर कह रहा है, अगर डेटा अगर डेटा एज वाला हो, जैसे डेटा दिए के लोगों की एज का डेटा है, उसमें से ओल्ड, यंगर और किड कितने हैं, तो ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया ना मेरे जिगर के टुकड़े। जी जी, सब बुक में है। अब इसको आपने बार बार दोहराना है। रट्टा नहीं लगवा रहा, रिवाइज करा रहा हूं मल्टीपल टाइम। क्या हमारा आज कोई अभी इस क्लास में सवाल ऐसा है जो पूछना चाहते हो आप? प्रीवियस स्लाइड रिव्यू ये मैं भेज दूंगा ना बेटा। ये मैं आपको आज की क्लास का ये डेटा मैं अभी फौरन भेज दूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि ये जो अभी लेक्चर है ना, ये भी यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूं, क्योंकि इस हफ्ते की जो जो क्लासेस होंगी वो सारी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। उसके बाद वाली क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगी। फिर डेमो और जो होता है ना डेमो क्लासेस, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? इजाजत है।
अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।